बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जीत का दावा। बीजेपी के विकास कार्यों से जनता पूरी तरह संतुष्ट। केदारनाथ की जनता बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर कसा तंज। बीजेपी के बुलावे पर कच्चे बनियान में चले आएंगे हरक सिंह रावत। खुद को जीवंत बनाने के लिए विवादित बयान देते हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक। 19 जिलों के जिला अध्यक्षों से लिया गया फीडबैक आधार पर दावेदारों की सूची शॉर्ट लिस्ट होगी। पब्लिक सर्वे आधार पर प्रत्याशी चयन किए जाएंगे। देहरादून पुलिस ने बड़े स्तर पर चलाया अभियान। सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण करने वालों पर पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई। कुल 84 दुकानदारों के विरुद्ध 48 केस दर्ज। खटीमा में श्रम विभाग के गरीब महिलाओं को सामान बांटने में फैली अव्यवस्था। श्रम विभाग के गलत मैनेजमेंट के कारण महिलाएं परेशान। आगे महिलाओं को टोकन की मदद से बुलाया जाएगा। पाखरो टाइगर सफारी में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत का बयान। सीबीआई और ईडी साबित करे उन्होंने रुपया का हेराफेरी किया है और वो टाइगर सफारी गढ़वाल के भले के लिए बना रहे थे। श्रीनगर के कई गांवों में पशुओं में फैली भयंकर बीमारी। नाक से खून और पेट फूलने से हो रही पशुओं की मौत। 10 से अधिक बैलों की मौत। पशुपालन विभाग ने इस क्षेत्र में भेजी दवाइयां। अल्मोड़ा बस हादसे पर रिपोर्ट होगी तैयार। हादसे पर परिवहन विभाग तैयार करेगा रिपोर्ट। जांच की रिपोर्ट परिवहन मुख्यालय को सौंपी जाएगी। 4 नवंबर मारचूला में हुआ था बस हादसा। उत्तराखंड रोडवेज को मिलेंगी 200 नई बसें। BS6 मॉडल की 100 नई बसें खरीदने को मिली मंजूरी। 100 CNG बसों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। प्रदूषण बढ़ने से रोडवेज की पुरानी डीजल बसों पर लगी थी रोक। देहरादून पुलिस ने सड़क हादसे को लेकर ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव किया। अब रात 12 बजे तक खुले रहेंगे ट्रैफिक सिग्नल। एसएसपी ने बताया हर चौक पर बनाए जाएंगे स्पीड ब्रेकर। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब तक का सबसे बड़ा इतिहास रचने जा रही है। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस तरह से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया है, इससे साफ तौर से जाहिर है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भाजपा के विकास कार्यों से जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। वहीं उन्होंने कहा कि केदारनाथ की तुल्य जनता ऐतिहासिक जीत के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताना चाहती है। जनता ने अधिक मतदान कर यह साबित कर दिया है। अभी तक की सबसे बड़ी जीत एक केदारनाथ में हम सबको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मतदान हुआ है। मैं केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। माँ की मातृशक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ कि केदारनाथ का जो देवतुल्य स्वरूप है उस पर उन्होंने मोहर लगाई और पोल परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। बाई इलेक्शन में इतना परसेंटेज रहता नहीं है। ये बहुत अच्छा। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हर बूथ को जीतने का प्रयास किया और मेरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है, हम कम से कम 90% पोलिंग बूथों पर हमारी सीट पर तक जीत होगी। और अब बात लैंसडाउन की करेंगे। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिलीप रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच की तल्खी किसी से छुपी हुई नहीं है। अक्सर दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने से जरा भी नहीं हिचकते हैं और इन दोनों नेताओं को जब भी मौका मिलता है तो एक दूसरे पर छिंटाकशी से बाज नहीं आते हैं और एक दूसरे पर जुबानी हमले से परहेज नहीं करते हैं। और अब एक ऐसी ही टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी विधायक दिलीप
रावत ने हरक सिंह पर की है। हरक सिंह रावत को लेकर पत्रकारों से पूछे गए सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। देखिए, हरक सिंह रावत जी को अगर भाजपा बुलाती है और वो दरवाजे खोलती है तो मैं समझता हूँ कि वो कचहरी बनियान में जो है शामिल होने के लिए ऐसी दौड़ पड़ेगी। ऐसी क्या मजबूरी है उनको कि वहाँ रह रहे हैं, नहीं आ पा रहे, या वहाँ उनको क्या, आपको क्या लग रहा है, ऐसी क्या मजबूरी उनके सामने है? देखिए, आज वो अपराध शिक्षित हो गए हैं और कोई लोग उनको पूछ नहीं रहे हैं, इसलिए ज़बरदस्ती अपने को जीवन बनाने के लिए वो कोई ना कोई विवादास्पद बयान देते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज भाजपा उनके लिए अगर दरवाजे खोलती है तो निश्चित रूप से वे कचहरी बनियान में वो शामिल होने के दौड़ पड़ेंगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में अब बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सभी 19 संगठित जिलों के जिला अध्यक्ष से प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। इस फीडबैक के आधार पर दावेदारों की सूची शॉर्ट लिस्ट की जाएगी और पब्लिक सर्वे के आधार पर प्रत्याशी चयन किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सभी जिलों के जिला अध्यक्ष बुलाए गए हैं और जिलेवार दावेदारों के नाम पर चर्चा की जा रही है। शाम 7 बजे तक बैठक का दौर चलता रहेगा। इस बैठक में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के दावेदार के नाम की सूची संबंधित जिले के जिला अध्यक्षों से ली जा रही है। उन्नीस के 19 जिलों के जिला अध्यक्ष, हमारे उस क्षेत्र के जिले के प्रभारी और हमारे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जो विधायक हैं जिनको हमने चुनाव लड़ाया था, ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं, इन सबके हम चर्चा कर रहे हैं। हर नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के लिए व्यक्तिगत चर्चा के माध्यम से अभी तक कितने लोगों ने दावेदारी की है उसकी हम जानकारी ले रहे हैं, वो नाम इंगित कर रहे हैं और बाद में हम अपने प्रदेश की प्रयोक्षक टोली भेजने वाले हैं। वो प्रयोक्षक टोली भी हमारी निचले स्तर पर फिर मंडल के पदाधिकारियों से, प्रमुख वार्ड मेंबरों से, जो पूर्व के प्रत्याशी, उनसे बातचीत करने के बाद फिर एक समीक्षा तो चर्चा आएगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर फुटपाथों पर, सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था और आम जन के आवागमन को बाधित करने वाले लोगों के विरुद्ध एसएसपी के निर्देशों पर दून पुलिस ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। इस दौरान जनपद के नगर और देहात क्षेत्रों में पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों के फुटपाथों, सार्वजनिक मार्गों पर ठेली और दुकान लगाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और ठेली संचालकों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की है। इस दौरान जनपद के कई थानों में कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वाले कुल 84 दुकानदारों और प्रतिष्ठित मालिकों के विरुद्ध कुल 48 अभियोग पंजीकृत भी किए गए हैं। ये देखिए, हमारी जो सिटी एवं देहात के थाना पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में, जहाँ की एक प्रकार से जो फुटपाथ है जो कि पब्लिक के आवागमन के लिए है, वहाँ पे एक अस्थायी तौर पे अतिक्रमण कर रखा था। फड़ हैं, खोखे हैं या अपनी कोई सामान वगैरह रखा हुआ था और फुटपाथ के किनारे पे, तो उसके विरुद्ध जो है एक व्यापक रूप से अभियान पूरे जनपद में चलाया गया था। उस अभियान के तहत जो है तकरीबन 84 लोगों के ऊपर जो है एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें कि कुल मिला के 48 मुकदमे और 84 व्यक्ति, इनके विरुद्ध एफआईआर जो हमारी बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत है वो पंजीकृत की गई थी। और अब खबर खटीमा से है, जहां पर मंडी समिति परिक्षेत्र में श्रम विभाग कार्ड धारक गरीब महिलाओं को सामान बांट रहे हैं। महिलाओं को सामान वितरित करने में काफी अनियमितताएं आ रही है, जिससे गरीब महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। श्रम विभाग के गलत मैनेजमेंट के कारण श्रमिक महिलाएं इधर उधर दौड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि महिलाएं मैराथन में दौड़ रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन गरीब महिलाओं का रोज का घरेलू कार्य भी रुक रहा है। श्रम विभाग के गलत मैनेजमेंट के कारण सामान मिलने में काफी दिक्कतों का, काफी परेशानियों का महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है। यदि श्रम विभाग टोकन सिस्टम कर महिलाओं को सामान लेने के लिए बुलाते तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती। श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेंद्र सिंह का कहना है कि शुरू में कम महिलाएं थी, जिस कारण मिसमैनेजमेंट हो गई और अब आगे जिन महिलाओं को सामान दिया जाएगा उनको टोकन के माध्यम से बुलाया जाएगा।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब पौड़ी की करते हैं। पौड़ी जिले के कोटद्वार के पास पाखड़ो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई और ईडी जांच का सामना कर रहे पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर इन दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने निशाने पर लिया है। हरक सिंह रावत ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा है कि सीबीआई और ईडी यह साबित कर दे कि मैंने 1 रुपया भी इधर से उधर किया है। साथ ही हरक सिंह रावत ने कहा है कि वो पाखरो टाइगर सफारी गढ़वाल के भले के लिए बना रहे थे। जो सबसे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव हो रहा था, तुमने ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी। और मैं तो कह रहा हूं, मैंने ईडी वालों से भी कहा 1 रुपये का 1 करोड़ तो छोड़ दो, 1 लाख तो छोड़ दो, अगर 1 रुपये का घोटाला निकल जाए, एक पाखरो टाइगर सफारी में गढ़वाल के भले के लिए बना रहा था। लाखों लोगों को रोजगार मिलता, दिल्ली से लेकर कोटद्वार तक, जौलीग्रांट से लेकर कोटद्वार तक इतने होटल बनते, इतने रिसोर्ट बनते। पूरी दुनिया के लोग जो टाइगर देखने के लिए आते, वो पाखरो टाइगर सफारी देखने के लिए आते। मेरा जुनून था कि 2/3 हिस्सा पौड़ी जिले का गढ़वाल का हिस्सा जो है कॉर्बेट में है, और दुर्भाग्य से गढ़वाल से जो है कॉर्बेट को व्यापार नहीं मिल पा रहा, यहाँ को लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर पौड़ी जिले से है, जहां पर विधानसभा श्रीनगर के थैलीशैण ब्लॉक के गंगाऊ और भीड़ा, कोटा, भंडेली जैसे गांवों में आजकल पशुओं में एक भयंकर बीमारी हो रही है, जिसमें पशुओं के नाक से खून और पेट फूलकर मौत हो रही है। पशुपालन विभाग को अभी तक बीमारी का पता नहीं चल पाया है। अभी तक 10 से अधिक बैलों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने पशु डॉक्टर को सूचित किया है, और लेकिन अभी तक इस ओर कुछ नहीं किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये विधानसभा स्वास्थ्य मंत्री की है। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी विशाल शर्मा ने बताया है कि उन्हें जानकारी मिली है, उन्होंने क्षेत्र में दवाइयां भेजी है और ग्रामीण लगातार उनके संपर्क में हैं। आपको सादर में अवगत करना चाहूंगा कि मेरे संज्ञान में यह जैसे ही आया कि थैलीशैण विकासखंड में ग्राम गंगो, भीड़ा, कोटा और मंडेली में कुछ इस प्रकार के बीमारी देखी गई है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि पशुओं के नाक से खून और गले में सूजन के साथ पेट में अफारा की स्थिति हो रही है, जिससे कि 8 से 10 पशुओं की मौत की सूचना जैसे ही मुझे प्राप्त हुई, तत्काल मैंने अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया और तत्काल ही मुझे अवगत कराया गया कि हमारी विभागीय टीम द्वारा वहां पर पहुंच के इलाज की भी कोशिशें की जा रही हैं। मैं पृथ्वीपाल सिंह रावत, ग्राम गंगाओं, विकासखंड थैलीशैण। हमारी ग्राम सभा गंगाओं में पशुओं की बहुत भयंकर बीमारी आ रखी है, जिसमें पशुओं के नाक से खून आ रहा है और पेट फूल रहा है, जिससे कई पशुओं की मौत हो गई है, कई बछड़ों की मौत हो गई है और गांव में बड़ा आक्रोश है। विभाग को बार बार फोन करने के बाद भी विभाग निजी कारणों से हवाला देकर लापरवाही में टाल मटोल कर रहे हैं। मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस बीमारी पर जल्द से जल्द रोकथाम किया जाए और इस बीमारी को रोकथाम के लिए अग्रिम प्रयास किया जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग अल्मोड़ा बस हादसे की वजहों की रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि इस हादसे के बाद जांच टीम घटनास्थल पर अध्ययन करने पहुंची थी और अब परिवहन विभाग हादसे की वजहों पर जल्द ही रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले के मारचूला में 4 नवंबर की सुबह हुई हादसे में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बस हादसा इतना दर्दनाक था कि बस में सवार 36 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 27 लोग घायल हो गए थे। हालांकि इस घटना के बाद परिवहन विभाग ने उप परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा की अध्यक्षता में टीम गठित की थी और साथ ही टीम मारचूला पहुंचकर बस दुर्घटना होने का अध्ययन किया था। ऐसे में विभाग अब बस दुर्घटनाग्रस्त होने की वजहों की रिपोर्ट तैयार करने की कवायद में जुट गया है। देखिए, जो ये दुर्घटना हुई है मारचूला में, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है। इसमें 35-36 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। तो संयुक्त परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है लीड एजेंसी वहाँ पर गई थी और इसमें मेरे साथ जो सहायक निर्देशक आपके परिवहन, सहायक निर्देशक लोक निर्माण विभाग और सहायक निर्देशक आपके पुलिस के मेरे साथ गए थे और साथ में वहाँ के जो संबंधित RTO हल्द्वानी इन्फोर्समेंट और
उनकी टीम वहाँ मौजूद थी। तो हमने वहाँ जाके पूरी सड़क का निरीक्षण किया और उसके बाद हम जो जहाँ बस गिरी थी उसका पूरा टेक्निकल मुआयना हमने किया जो है, और सारे तथ्य हमने इकट्ठा किए हैं और हम उन सारे तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं और उन तथ्यों के विश्लेषण के बाद ही हम बता पाएंगे कि दुर्घटना का मुख्य कारण क्या रहा है। तो वही मैंने कहा ना, देखिए किसी भी वाहन की दुर्घटना के कई कारण होते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमको सही कारण प्राप्त हो, जिससे कि हम भविष्य में जो है दुर्घटनाओं को रोक सकें। यदि हमें सही कारण का पता नहीं चलेगा तो भविष्य में जो और दुर्घटना होती है उसको रोकने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो कारण कई होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि भाई बस में कोई तकनीक खराबी तो नहीं थी, या चालक की कोई लापरवाही तो नहीं थी, या सड़क में कोई ऐसी तकनीक जो उसके विन्यास है, सड़क विन्यास, उसमें कोई कमी तो नहीं थी। तो सारी तथ्यों का सम्यक विश्लेषण करने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या है। मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दी हम इसमें अभी चल रहा है काम हमारा, हम शीघ्र जो है रिपोर्ट प्रस्तुत। 4 नवंबर को मारचूला में बस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने इस पूरे मामले की प्रारंभिक जांच के लिए कमेटी गठित की थी। उप परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय टीम में PWD के सहायक निदेशक संजय बिष्ट, परिवहन के सहायक निदेशक नरेश संगल, पुलिस के सहायक निदेशक अविनाश चौधरी शामिल थे। हालांकि टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बस दुर्घटना के तमाम वजहों की बारीकी से जांच की है, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट ये टीम जल्द ही परिवहन मुख्यालय को सौंप देगी। वहीं गठित टीम के अध्यक्ष उप परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा ने बताया कि मारचूला में बस दुर्घटना की सूचना के बाद लीड एजेंसीज की टीम गठित कर घटना स्थल पर भेजी गई थी। ऐसे में घटना स्थल की सड़क का निरीक्षण और टेक्निकल निरीक्षण भी किया गया। घटना स्थल से तमाम तथ्यों को इकट्ठा करके अब सभी तथ्यों का विश्लेषण किया जा रहा है, जिसके बाद घटना की असल वजह की जानकारी सामने आ पाएगी। साथ ही राजीव कुमार मेहरा ने बताया कि किसी भी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कई कारण होते हैं। ऐसे में विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है कि बस दुर्घटनाग्रस्त होने के सही कारणों का पता चल सके, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोक सके। तथ्यों के विश्लेषण के बाद ही दुर्घटना की असल वजह सामने आ पाएगी और जल्द ही जांच की प्राथमिक रिपोर्ट परिवहन मुख्यालय को सौंपी जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 पत्नियों वाले यूट्यूबर के नाम से मशहूर और बिग बॉस रियलिटी शो में कंटेस्टेंट रहे अरमान मलिक ने हरिद्वार पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। बीते बुधवार देर रात कुछ लड़कों के साथ हरिद्वार के ज्वालापुर पहुंचे अरमान मलिक ने सौरभ नाम के एक लड़के के साथ मारपीट कर दी। दरअसल सौरभ भी एक यूट्यूबर है और उसने अपने चैनल पर अरमान मलिक पर रोस्ट वीडियो बनाकर शेयर कर दी। आपको बता दें कि इससे नाराज होकर अरमान मलिक ने ज्वालापुर के खन्ना नगर स्थित सौरभ के घर पहुंचकर उसके साथ मारपीट की। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को रेल पुलिस चौकी बुलाया और पूछताछ की। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नजीबाबाद में होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नजीबाबाद में अब वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के प्रयास का ये असर देखने को मिल रहा है। जी हां, ये बड़ी जानकारी, जहां पर नजीबाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को अनुमति मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी स्टॉपेज की स्वीकृति। और आपको जानकारी दे दें कि गढ़वाल सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री का आभार भी इस फैसले के बाद जताया है। सांसद ने इसी महीने रेल मंत्री से मुलाकात की थी और उनसे ये मांग की थी, जिसके बाद रेल मंत्री ने स्वीकृति दे दी है। गढ़वाल और आसपास के नागरिकों को इससे सुविधा मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गढ़वाल और आसपास के नागरिकों को अब सुविधा मिलेगी। सांसद के इस कदम के बाद अब गढ़वाल के लोगों को सुविधा मिलेगी। आपको जानकारी दे दें कि सांसद अनिल बलूनी इसी महीने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी और मुलाकात में अपने इस मांग को उन्होंने रखा था, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टॉपेज की स्वीकृति दे दी। और उसके बाद अब गढ़वाल वासियों में खुशी की लहर है। गढ़वाल और आसपास के नागरिकों को इसकी सुविधा भी मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नजीबाबाद में अब वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा।
और अब खबर केदारनाथ से है, जहां पर विधानसभा उपनिर्वाचन शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि बीते बुधवार शाम 6 बजे तक कुल 57.64% मतदान हुआ। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सफलतापूर्वक संपन्न हुए मतदान के लिए समस्त अधिकारी और कर्मियों को बधाई दी है। साथ ही सभी जनपद वासियों के सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केदारनाथ उपनिर्वाचन में कुल 57.64% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपनिर्वाचन में इस बार कुल 90,875 मतदाता थे, जिनमें 45,956 100 महिला मतदाता और 44,919 पुरुष मतदाता शामिल थे। उन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा के अंतर्गत सभी पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटने की सूचना नहीं मिली। उन्होंने ये भी जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन के लिए मतदान स्थल में तैनात ज्यादातर पोलिंग पार्टियां वापस आना शुरू हो गई है और इसके साथ ही निर्वाचन आयोग से मिली अनुमति के बाद 7 पोलिंग पार्टियां 22 नवंबर लगभग 9 से 10 बजे तक अगस्त्यमुनि मतगणना केंद्र में पहुंच गई। और इसकी जानकारी देते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने पोलिंग बूथ पर मौजूद कार्मिकों का आभार भी प्रकट किया। साथ ही साथ मतदाताओं का भी उन्होंने धन्यवाद किया। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन अभी संपन्न हुआ है और आज के दिवस पर जो है 173 पोलिंग स्टेशन पर मतदान संपन्न हुआ। शाम को 6 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया था मतदान के लिए, 6 बजे तक का समय के अनुसार अभी तक 57.64% का मतदान जो है पूर्ण हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं और शांतिपूर्ण मतदान। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में 10 करोड़ से अधिक की लागत से उत्तराखंड के सबसे बड़े निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने निर्माणाधीन अत्याधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि धामी सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य में जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस विशाल सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर निश्चित तौर पर गढ़ी कैंट क्षेत्र के लोगों को शादी विवाह और सामाजिक कार्यों के लिए वरदान साबित होगा। मंत्री ने कहा कि जनवरी माह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस भव्य सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे। देखिए, इस क्षेत्र की जनता की मांग थी। अगल बगल की आबादी को जोड़ दें लगभग 40,000 लोग प्रभावित हो रहे थे। यहाँ पर कोई ब्याह शादी कोई फंक्शन होता था तो लोगों को शहर की ओर जाना पड़ता था और 2.5 लाख से कम में कोई वेडिंग पॉइंट नहीं होता था। और हमने आज 10 करोड़ की लागत से ये वेडिंग पॉइंट या कहने या मिलन केंद्र बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें एक साथ 2 या 3 शादी भी हो सकती है। इतना बड़ा ये बना है। निश्चित ही इसके बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक तो पूर्व सैनिक बंधुवर्गीय लोग, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी प्रकट अलाउ नहीं करती थी। जो आदमी 2-2.5 लाख रुपए टेंट में खर्च कर देगा, वेडिंग पॉइंट में खर्च करेगा, फिर वो बेटी को क्या देगा और क्या काम करेगा। लेकिन इसको बनने के बाद यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में उत्तराखंड रोडवेज की पुरानी मॉडल की डीजल बसों पर लगी रोक का समाधान निकल गया है। उत्तराखंड रोडवेज को अब 200 नई बसें मिलेंगी। रोडवेज को BS6 मॉडल की 100 नई बसें खरीदने को मंजूरी मिल गई है और इसमें 100 CNG बसों को भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। 200 बसों के आने से दिल्ली रूट पर रोडवेज की सभी 504 सेवाएं यथावत हो जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश के बाद परिवहन
सचिव ब्रजेश कुमार संत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके कैंट रोड आवास में मुलाकात की और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और परिवहन सचिव ने बैठक कर हालात पर चर्चा की और बैठक में रोडवेज बोर्ड के कई महीने पहले पारित 175 बसों की खरीद के प्रस्ताव पर चर्चा भी की गई। आपको मालूम होनी चाहिए कि वर्तमान में दिल्ली रूट पर रोडवेज की 504 सेवाएं चलती हैं और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की वजह से पुराने मॉडल की डीजल बसों पर रोक लगा दी गई है। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर INGC चौक में हुए भीषण हादसे के बाद दुन पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव किया है। जी हां, इसके तहत अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया है कि दुन में अब तक रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल अब खुले रहेंगे। इसके साथ ही हर चौक पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि उन्होंने बताया कि अभी तक ट्रैफिक लाइटें 10 बजे तक खुली रहती थी। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए इसे 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। हर चौक पर स्पीड ब्रेकर बनने से दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। से अभी एक हाल फिलहाल एक बहुत दुखद हादसा हुआ था और इसको देखते हुए ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती है, जनरली जो हर जगह प्रोविज़न रहता है, उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहाँ पर तेज़ गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में, वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया, अभी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं, रंबल स्ट्रिप्स लगाने की बात हुई, जहाँ पर गाड़ियाँ जो है थोड़ी देर रुके, ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं, इसमें 2500 से ज़्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की और रेड लाइट जंपिंग की कार्रवाई भी की गई है। तो ये सभी प्रपोजल रोड सेफ्टी कमेटी में चले गए हैं। रेड लाइट का समय बढ़ा दिया गया। बाकी अन्य जो विभागों द्वारा किया जाना है, जेब्रा लाइन को फिर से बनाया जाना है, रंबल स्ट्रिप लगाई जानी है, वो काम भी मुझे लगता है 15 से 20 दिन के अंदर सभी ऐसे चौक चौराहों पर ये बन जाएगा। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।